जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में हम सभी लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के हिंदी विषय के पेपर कोड संख्या 801 ब्रैकेट में HA इस पेपर सेट के प्रश्न को देखेंगे। इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल करेंगे जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना रहेगा। तो वो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 कौन कौन से हैं जो पिछली बार 2024 में पूछा गया था और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं और आगे आने वाले भविष्य में आने वाले 2025 में आने वाले प्रश्न के एक प्रारूप को जानेंगे कि किस प्रकार से आगे 2025 में प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, पहला देख लीजिए खंड आ। जो खंड आ होता है ये बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, 20 प्रश्न इसमें होता है और इन 20 प्रश्नों का जो उत्तर होता है वह OMR शीट पर देना रहता है। आपको इसका जिक्र उत्तर पुस्तिका पर बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, ये क्या हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। ये जो कहानी है पूस की रात एक कहानी है और इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं यही इन्होंने पूस की रात लिखा हुआ है। कब लिखा था? 1921 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। एक नाटक है जिसका नाम है सिंदूर की होली, इसके नाटककार कौन है? तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सिंदूर की होली नामक एक नाटक लिखा हुआ है। ये कब लिखा हुआ था? तो ये लिखा था 1934 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक। देखो, जब कोई व्यक्ति कहीं पर ट्रेवल करता है, यात्रा करता है और यात्रा करने के दौरान कोई रचना लिखता है तो वो यात्रा वृत्त कहलाता है या यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो ये एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है रूस में 25 मास। तो ये किसका है? तो ये है राहुल सांकृत्यायन जी का है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी प्रभाव के थे, घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, इसीलिए अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इन्होंने लिखा हुआ है। तो इनकी जो रचना है रूस में 25 मास, ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? संस्मरण क्या कहलाता है? जब कोई घटना याद करके, प्राचीन में कोई घटना घटी हो अपने साथ और उसको याद करके लिखा जाता है तो वो घटना क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। आपने प्रश्न पूछा कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही हो जाएगा, ये इनका संस्मरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। ठीक है, ये आपका उत्तर इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? देव नाम के एक कवि थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं नहीं लिखा हुआ है। तो 4 रचनाएं दी, इसमें से आपको एक इनकी रचना नहीं है, तो वो कौन सा है? वो है कवि प्रिया। ये जो कवि प्रिया है ये इनकी रचना नहीं है। अगर इनकी रचना नहीं है तो किसकी रचना है? ये है केशव दास की। किसकी है? केशव दास की है। ठीक है, बाकी जो 3 रचनाएं आपको दिया गया है ये तीनों इन्हीं का है। भवानी विलास, भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास, ये किसकी है? देव की रचना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है? तो भारतेंदु युग में राष्ट्रीयता की भावना चरम पर थी, ये भी है। सामाजिक चेतना का विकास भी हुआ था और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये देख लीजिए। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ था। तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे प्रथम यहीं पर हुआ था। जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। यहाँ पर अंग्रेजों का विरोध किया गया था। इनकी रचनाओं में अंग्रेजों का खूब डट करके विरोध किया गया था, लेकिन जो शिक्षा है इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। 1943 ईस्वी में प्रकाशित
तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अगला प्रश्न है कि 1943 में एक तार सप्तक नाम का ग्रंथ निकला था, तो इसका संपादन किसने, पत्रिका निकला था, इसका संपादन किसने किया था? जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? एक रचना दिया गया है राम की शक्ति पूजा, ये किसकी रचना है आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, इन्हीं की रचना है ये। ठीक है, राम की शक्ति पूजा इन्होंने ही लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए, अब ये क्या है, व्याकरण पार्ट से है। अभी तक तो आपके साहित्य से आ रहा था, किताबों से आ रहा था, क्वेश्चन पूछा जा रहा था, लेकिन अभी क्या है, व्याकरण वाले पार्ट से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न दे रहे हैं कि हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देख लीजिए, इसको पढ़ने से आपको हंसी आ रही है ना, तो जैसे ही आपको हंसी उत्पन्न हो गई तो इसमें कौन सा रस आप बता देंगे? इसमें बता देंगे इसमें हास्य रस है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जो देखो, जो मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, इसको अंडरलाइन किया गया है और पूछा गया है उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ पर मानो दिया गया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहाँ पर जनु, जानो, मनु और मानो, इन चारों में से कोई एक सेंटेंस दिया गया हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो अलंकार होता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जो आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, इस उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? तो छंद की बात करेंगे तो इसमें क्या है, सोरठा छंद है। ठीक है, इसमें कौन सा छंद है? ये सोरठा छंद है। इसमें ये दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है। ठीक है, दोहा में होता क्या है, इसमें पहले और तीसरी पंक्ति में आपको जो 11-11 मात्राएं दिया गया है और बाद में 13-13 मात्राएं दिया गया है। ठीक है, इस दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सोरठा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ये देख लीजिए, अनुकरण, इसमें क्या है, अनु शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें क्या है, अनुशासन, अनु का उपयोग हुआ है। और इसमें देख लीजिए अनुवाद, इसमें भी क्या है, अनु का उपयोग हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए अनुत्तीर्ण, इसका होता है अन धन उत्तीर्ण, ऐसे होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अनु उपसर्ग पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अनु उपसर्ग है, इसीलिए जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण हो जाएगा। यही आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसी में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में से पूछ रहा है कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। एक सेंटेंस दिया गया है जिसका नाम है नीलकंठ। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समास है? तो जो समास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा नीलम कंठम यस्य सह, नीलम कंठम यस्य सह। तो वो कौन है? वो हैं शिव जी हैं। नीला गला है जिसका, शिव जी ने विष पी लिया था, कालकूट नाम का एक विष पिया था और विष को अपने गले पर रोक लिया था, जिसकी वजह से उनका जो कंठ है वह नीला पड़ गया था और उनका एक नाम पड़ा जिसको क्या बोलते हैं? नीलकंठ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है 4 शब्द में से जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो आप ये देख लीजिए, नीर द, नीर माने जल होता है, द माने देने वाला, जल को देने वाला कौन है? बादल है, ये पर्यायवाची है। अम्ब माने भी जल होता है और द माने देने वाला होता है, अम्ब को जल को देने वाला ये भी है। जल द, जल को देने वाला, जल को कौन देता है? बादल प्रदान करता है। लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है जल ज, ज माने होता है जन्म लेना, क्या होता है? जन्म लेना।
तो जल में जन्म लेना किसके लिए है? कमल के लिए, कमल का पर्यायवाची है जलज। ठीक है, ये क्या है? कमल का पर्यायवाची है। तो जो आपका उत्तर है वो यही हो जाएगा, जलज। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जलज। यही बादल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है कि युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या होगा? तुम शब्द का त्वम, युवाम, यूयम, ठीक है, इस तरह से जो रूप चलता है तो जो उसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्वया। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वया। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा? त्वया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है कि आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। रचना के आधार पर आपको पता ही है कि जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में कौन कौन सा होता है? सरल होता है, सरल वाक्य होता है, फिर संयुक्त वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, फिर मिश्र वाक्य होता है। ये 3 वाक्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा वाक्य तीनों में से कौन सा है? तो जो आपका उत्तर है वो आपका उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, जो आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य कैसे होगा? आप इसकी पहचान इस प्रकार से करेंगे कि इसमें दो वाक्य रहेंगे, दोनों वाक्य प्रधान रहेंगे। एक वाक्य है आंधी आई और हम घर भागने लगे। 2 वाक्य है, दोनों प्रधान। आंधी भी आया है और हम भाग भी रहे हैं, दोनों क्रिया एक साथ हो रहा है, दोनों का महत्व उतना ही है। और इसको जोड़ने के लिए कुछ योजक चिन्ह होंगे, जैसे और, एवं, या, अथवा, किंतु। ठीक है, इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे, इसलिए इस तरह के सेंटेंस अगर आपको मिलते हैं, इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो इस पद में क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। देखिए, तो इसमें आपसे वाच्य पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो जो आपका उत्तर हो जाएगा, तो शांति का संदेश देना इसे भी क्या है? भाव होता है। ठीक है, ये भाववाच्य है। जो आपका उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है कि वह अचानक चला गया, इस वाक्य में प्रयुक्त जो अचानक पद है इसका व्याकरणिक परिचय क्या होगा? तो ये क्या है? जो अचानक पद है ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, जो अचानक पद क्या है? ये क्रिया विशेषण है। और किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? इसके प्रश्न का जो उत्तर है आपको कैसा लगा? वीडियो कैसा लगा? इसमें और भी क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? आप लोग हमें सजेशन दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और प्रेस बेल आइकन अवश्य करिए, अर्थात बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो हम लेकर के आएँ प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप इसको पढ़ करके एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छा कर सकें। तब चलते हैं अगले एक वीडियो की तरफ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।